इसलिए बातचीत करनी चाहिए। इस देश में जो लोग सोच नहीं सकते थे कि सत्ता उनके हाथों में भी कभी आ सकती है, उनको उन्होंने सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया। आप सबको पता होना चाहिए कि 1990 से पहले या बसपा के बनने से पहले एक बात जो होती थी कि चाहे वो गड़ैया हो, चाहे पाल हो, चाहे चौरसिया हो, चाहे जितनी भी इस देश की पिछड़ी जातियाँ हों, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो सांसद विधायक बन सकते हैं। लेकिन बसपा के बनने के बाद पहली बार लोगों ने ये सोचा कि वो सांसद भी बन सकते हैं, वो विधायक भी बन सकते हैं, वो प्रधान भी बन सकते हैं, वो जिला पंचायत सदस्य भी बन सकते हैं। तो पहली बार ये एहसास कराने का काम कांसीराम साहब ने किया था। अगर ये बात हम कहेंगे कि अगर बसपा जो है, बसपा का क्या योगदान है इस देश के मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, इस देश के सबाल्टन के लिए, या इस देश के उनके लिए जो लोग वंचित रह गए, जो लोग हाशिए पर रह गए, तो अगर उनको हम किसी दलित लीडर के रूप में अगर सिर्फ देखेंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। हम सब जानते हैं जो वही कांसीराम है जिन्होंने इस देश में मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर इस देश की सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम किया, और वो ताकतें इस रूप में मजबूत हो गई थी 1990 के बाद कि जिनको रोक पाना, जब इस देश के कम्युनिस्टों ने, इस देश के तमाम लिबरल ने, तमाम इस देश के लोगों ने सोच लिया था कि भाजपा को इस देश में रोका नहीं जा सकता है, तब कांसीराम और नेताजी ने बताया था कि इन सांप्रदायिक ताकतों को किसी भी पैमाने पर जाकर रोका जा सकता है। और वो आप सब जानते होंगे कि पहली बार वो जब चुनाव जीत कर पहुंचे भारत की लोकसभा में, तो इटावा थी वह लोकसभा, और इटावा से जब वो चुनाव जीत कर पहुंचे तब उसमें आप सब जानते हैं कि वैसी जसवंत नगर विधानसभा से नेताजी भी विधानसभा में जीत कर पहुंचे थे, और दोनों लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट कर आप सब जानते होंगे कि जब बसपा से और सपा का गठबंधन टूट गया तब कांसीराम साहब को होशियारपुर चुनाव लड़ने के लिए जाना पड़ा। हम सब जानते हैं कि विरासत रही है समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों को, जिन्होंने इस देश में मिलकर लड़ाई लड़ी है। हम सबको वो दिन भी याद रखना है कि जब 9 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो उसके पहले हम सब ने देखा था कि 30 अप्रैल 1990 से लेकर 15 अप्रैल 1990 तक कांसीराम साहब ने प्रेस क्लब पर धरना दिया था, और यह धरना उन्होंने इसलिए दिया था 3749 समर्थकों के साथ, क्योंकि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें पेश की गई थी उसमें 3749 जातियों का जिक्र था जो ओबीसी समुदाय की थी। तो ऐसे में अगर ये बात की जाए कि कांसीराम सिर्फ इस देश के दलितों के लीडर हैं, तो उनकी गरिमा को, उनके काम को कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश की जाती है। जब भी इस देश में कोई बहुजन लीडर खड़ा होता है तो किसी को चमारों का नेता बताया जाता है, किसी को यादवों का नेता बनाया जाता है, किसी को पटेलों का नेता बनाया जाता है। तो ऐसे में बात समझने की जरूरत है कि कांसीराम साहब के साथ भी ये होता रहा, उनको कहीं ना कहीं एक जात विशेष का लीडर बताया गया। और आप सबको ये एहसास होना चाहिए कि आज इतने देश में इतने राज्य हैं, उसके बावजूद भी आप ये नहीं बता सकते हैं कि इस देश में कोई दलित मुख्यमंत्री है। इस देश में अगर वोट की सबसे बड़ी आबादी है तो इस देश में अगर एक मुफ्त अगर वोट है तो सबसे ज्यादा इस देश में दलितों का वोट है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इस समय में आज कोई भी दलित मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है, और ये सब आप सबको सोचना है। इस देश में ओबीसी कितने मुख्यमंत्री हैं, इस देश में दलित कितने मुख्यमंत्री हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और जो भी ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक मुहरे के रूप में काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं। इसीलिए आज यह किताब, बहुत शानदार किताब लिखी थी कांसीराम साहब ने, चमचा युग, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार कहते थे कि ये लोग चमचे हैं। चमचे कहने का मतलब ये था कि वो बार बार ये बात कहते थे कि दलित समाज अपनी पार्टी बनाए, अपना लीडर बनाए। जब तक आपकी अपनी पार्टी नहीं होगी, अपना संगठन नहीं होगा, अपने लीडर नहीं होंगे, तब तक आपके हक और अधिकार की बात करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता था। वो एक बात अक्सर कहा करते थे कि जो आपका छुआ हुआ खाना नहीं खाते हैं, जो आपकी परछाई से भागते हैं, वो संसद और विधानसभाओं में जाकर आपकी आवाज उठाएंगे, यह आप सब भूल रहे हैं। और ये भूलने की बात इसलिए, आप ये सच्चाई इस बात में थी कि जो लोग आपको छू नहीं सकते हैं, जो आपके साथ खाना नहीं खा सकते हैं, वह आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, यह संभव नहीं है। और ये बात जो भारत में जो अम्बेडकर का आंदोलन चला, जो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने आंदोलन किया, जो किताबों से लेकर कह सकते हैं कि जो चौराहों तक पहुंचाने का जो काम किया उत्तर भारत में, वह कांसीराम थे। और उत्तर भारत की उन जातियों में जिन्होंने बार बार ये बात दोहराई जानी चाहिए कि जिन जातियों ने सोचा नहीं होगा कि वो सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। आप सबको पता होगा कि आप 1990 से पहले पिछड़ी जातियों को आप देख सकते हैं कि कोई सांसद उंगलियों पर गिन सकते हैं, लोग सांसद बनने के बारे में नहीं सोचा करते थे। कांसीराम जी ने बताया कि तुम सांसद बन सकते हो, और उन्होंने ये भी बताया कि जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी है वो भारत की विधानसभाओं में, भारत की लोकसभाओं में नहीं पहुंचती है,
और उन्होंने इस बात की पड़ताल की कि लगातार ये बात अक्सर उनके ऊपर कही जाती थी कि आप अवसरवादी हैं, आप समझौता परस्त हैं। तो उनका एक ही मकसद था, इस देश में दलितों को सत्ता की कुंजी देना, सत्ता की चाबी उनके पास होनी चाहिए, और सत्ता की चाबी उन्होंने पकड़ाई। और वो मायावती जी हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाने का काम कांसीराम साहब ने किया। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि बसपा के बनने से इस देश में कहीं ना कहीं जो बसपा, उससे पहले एक आंदोलन उन्होंने जो किया DS4 या बामसेल, उसका ये योगदान था कि किसानों और जो मजदूर लोग हैं उनकी भी लड़ाई वो लड़ रहे थे। इस देश के आप कह सकते हैं कि कांसीराम को सिर्फ अगर दलित लीडर बताया जाएगा, ये किताब जो अभी जिक्र हो रहा था कि बहुजनों के नायक या बहुजनों के लीडर जो किताब है बद्री नारायण की, वो किताब भी बहुत छोटी सी किताब है जिसको बहुत हाइप दिया जाता है। वो बहुत अच्छी किताब नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से कांसीराम साहब का विश्लेषण होता है। आप सबको पता होगा कि मंडल कमीशन पर किताब लिखी गई शैलेंद्र PS की एकमात्र जो किताब है, जो सबसे पहली किताब है, उस किताब में कांसीराम साहब का जिक्र तक नहीं है। और आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने वाले जमीन पर कांसीराम साहब थे, लेकिन किताबों में उनका जिक्र नहीं होता है, उनका जिक्र आर्टिकलों में नहीं होता है, उन पर लोग मंडल कमीशन के संदर्भ में बात नहीं करते हैं। और उस किताब को आप सब पढ़ेंगे, अगर मुझे जिक्र नहीं जिक्र है उसमें नेताजी का जिक्र नहीं है, कुछ लीडरों का आपको जिक्र मिलेगा। तो ऐसे में हम सबको जो कांसीराम साहब की विरासत है उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस दौर में दलितों के साथ चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई हिस्सा हो, उस दौर में भी कांसीराम साहब ने पहचान की थी कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। और यहाँ तक कि वो बार बार ये कहा करते थे कि महाराष्ट्र में आंदोलन तो हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में किसी ने सरकारें नहीं बनाई, किसी ने दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने ऐसा किया। और बार बार सत्ता की जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी सरकारें बनी उसमें कांसीराम साहब सहभागी रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन अपनी शर्तों पर अपने मुद्दों के साथ वो सरकार में रहे। इसीलिए कांसीराम साहब की तारीफ की जानी चाहिए, और उनका बहुजन मूवमेंट और बहुजन आंदोलन के लिए जो योगदान है उसे बार बार याद किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे नारे हैं जो बहुत फेमस हुए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इस तरह के बहुत सारे नारे हैं जो जनता की जुबान पर थे। और आज भी जब भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसा नारा लगाने वाले कांसीराम साहब थे। और ये गुर्जर आंदोलन चल रहा था, उस दौर का ये नारा है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी इस देश में ऐसी जातियां थी जिनको सत्ता के केंद्र तक कांसीराम साहब ले गए, और वो देश के अनेक हिस्सों में थी, और सबको कहीं ना कहीं कांसीराम साहब के सहारे मैं एक बात, इस देश में दलित और पिछड़ी जातियों की राजनीतिक चेतना का अगर कोई पहला वारिस है तो वो कांसीराम साहब थे, जिन्होंने उनको ये बताया कि तुम सत्ता तक जा सकते हो। और आप सबने उसके पहले अगर 1990 के पहले का आपके पास अगर कोई डेटा हो तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी सांसद नहीं बना करते थे। जो भारत की डोमिनेंट जातियां ओबीसी जातियां थी वो लोग भी सांसद नहीं बनते थे। भारत की पहली लोकसभा में 4% सांसद हैं। ऐसे में जनता दल बनने से पहले जो लोग भी थे वो कहीं ना कहीं हाशिए पर थे, और ऐसे में दलित समाज या पिछड़ा समाज पहली बार अगर आगे आया तो वह कांसीराम साहब के आंदोलन से आया। तो बहुत सारी बातें, बहुत लंबी बातें की जा सकती हैं, और उन्होंने जो इंटरव्यू दिए हैं कि क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगाए गए, किस तरह से जब मायावती जी का भी जिक्र आया, किस तरह से उनके साथ जाकर वो जो पार्टी ऑफिस थी वहाँ जाके रहने लगी, किस तरह के देश के सामंती लोगों को दिक्कत होने लगी, उन्होंने क्या क्या नहीं प्रचार किया। ऐसे में ये सारी बातें हैं जिन पर जो बातें की जा सकती हैं। समय बहुत कम है और बहुत सारे मैं चाहता हूँ कि और लोग भी बहुत शुक्रिया।